हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक, वेलकम अगेन। सो आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और यह इसका एक अच्छा नाम भी मैं कह सकता हूँ कि आप इसको कह सकते हो हॉरर केमिस्ट्री। अब हॉरर केमिस्ट्री क्यों है भाई ये? क्योंकि इसमें कई सारी रिएक्शंस हैं और सारी रिएक्शंस को बच्चा क्या करता है, मेमोराइज करने की कोशिश करता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जैसे मेरे पास ये एल्डिहाइड है, इसमें अगर मैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से इसको रिएक्ट कराता हूँ तो प्रोडक्ट बनता है हमारा इथाइल अल्कोहल। अब हम लोग क्या करते थे अपने टाइम में, समझ में तो आती नहीं थी तो मेमोराइज कर लेते थे कि जहाँ एरो के साथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड देखा भैया, वहाँ पे उस तरफ अल्कोहल बना देंगे। सही बात है भैया। एग्जामिनर हम लोग से ज़्यादा होशियार। एग्जामिनर क्या करता था, CH3CH2 NO2 कर देता था इसको, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हम लोग को तो भैया वही रटा हुआ था कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दिखेगा तो अल्कोहल बना देंगे, फिर से यही अल्कोहल बना देते थे। ये हो जाता था गलत। तो हमारे बच्चों की जो अप्रोच होती है ऑर्गेनिक के लिए वो कैसी रहती है, बायोलॉजिकल होती है, ना कि लॉजिकल। बायोलॉजिकल से कहने का मकसद है वो चीज़ों को मेमोराइज कर लेते, ये होगा तो ये कर देंगे, ये होगा तो ये कर देंगे। एग्जामिनर को सब पता है कि आप क्या करने वाले हो, तो वो कंडीशन ही चेंज कर देता है। तो फिर इस बार हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक लॉजिकल अप्रोच के साथ और एक पर्टिकुलर फैशन में लेके चलेंगे, एक ऑर्डर्ड मैनर में लेके चलेंगे। तो आज हम लोग बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, और आपको कई सारे सवाल बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर बात करी जाए तो ये बहुत ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आसान मकसद है कि सर स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, कार्बन उसके डेरिवेटिव्स की बढ़िया सी स्टडी हम लोग करेंगे। अब इनकी स्टडी के लिए हमारे पास एक अलग ब्रांच क्यों है? क्योंकि अगर आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो ज़्यादा नहीं है, 1 लाख या उससे कुछ ज़्यादा है, ठीक बात है। और अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो फिर ये आपके पास 35 मिलियन है, और प्लस 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 हर साल हज़ारों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कवर हो जाते हैं। तो फिर इसको मैंने प्लस 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 कर दिया है। हो सकता हो जब तक आप ये वीडियो देख के ख़त्म करो कोई एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हो जाए। तो फिर हमने क्या किया कि इनको स्टडी करने के लिए, कार्बन डेरिवेटिव्स को स्टडी करने के लिए एक अलग से ब्रांच निकाली, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसमें कार्बन और उसके डेरिवेटिव्स की स्टडी होगी। अब एक सवाल ये उठता है कि सर इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, 35 मिलियन प्लस 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 है, तो इसकी वजह क्या है? क्या कार्बन में ऐसा क्या है कि वो इतने अच्छे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए ले रहा है, इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए ले रहा है? सबसे पहले तो कार्बन की जो प्रॉपर्टी सुपर हिट है वो है इसका कैटिनेशन। कैटिनेशन आपने पीछे कहीं ना कहीं हाई स्कूल में पढ़ा होगा। कैटिनेशन का मकसद होता है चेन फॉर्मिंग टेंडेंसी। तो कार्बन के पास हमारे चेन फॉर्म करने की बड़ी ज़बरदस्त टेंडेंसी है। ये अपने साइज के एटम्स, अपने साइज के आसपास के जो एटम्स हैं इससे कुछ छोटे और कुछ बड़े, उनके साथ बहुत बढ़िया चेन्स फॉर्म करता है, क्लोज्ड रिंग्स फॉर्म करता है। इसलिए हमारे पास इतनी ज़्यादा वैरायटी है। एक और वजह हो सकती है कि कार्बन हमारा टेट्राहेड्रल हो सकता है। हो सकता है क्या मतलब होता ही है मोस्ट केसेस में। तो टेट्राहेड्रल होने का मतलब है कि इसकी वैलेंसी 4 होती है, 4 ग्रुप्स इससे अटैच हो सकते हैं। आसान भाषा में हम कहें इससे 4 कार्बन और अटैच हो सकते हैं। फिर सोचिए उन 4 कार्बन से और 4 कार्बन अटैच हो जाएंगे और ऐसे ही एक इनफाइनाइट लंबी चेन बन सकती है। तो इस वजह से हमारे पास कार्बन के टेट्राहेड्रल नेचर की वजह से और उसके अलावा कैटिनेशन की वजह से, या टेट्राहेड्रल ना बोल के हम कहें टेट्रावैलेंट होता है कार्बन, बहुत अच्छा वर्ड रहेगा, कि टेट्रावैलेंसी की वजह से और कैटिनेशन की वजह से हमारे पास मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हैं। तो ये तो बात हो गई बेसिक्स की। अब शुरू करते हैं इसको, ऑर्गेनिक को। तो देखिए ऑर्गेनिक की कहानी जो शुरू होती है, वैसे इसमें कुछ स्क्रीनशॉट लेने जैसा है नहीं, लेकिन अगर चाहो तो ले लो। अब यहाँ पर से आप ना पेन और पेंसिल और पेपर लेके बैठो, क्योंकि अगर आप लिखते रहोगे ना तो केमिस्ट्री तो ऐसा है कि एक गार्जियन ने हमसे कहा कि सर रात में बच्चे को पढ़ाते हैं और सुबह होते होते बच्चे के दिमाग से केमिस्ट्री फ्लश, तो बताइए क्या करें? तो हमने कहा भैया रिवीजन कराइए उसको। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप इसको आज अभी लिख लोगे तो रिवीजन आगे करने में आपको आसानी रहेगी। 3-4 बार में कहीं ना कहीं आपके फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब और इधर उधर दिमाग में घूमेगा, तो मे भी आप मेमोराइज कर ले जाओ आसानी से। अब अगर बात करी जाए तो सबसे पहली और बेसिक थ्योरी थी वाइटल फोर्स। इसमें कुछ था नहीं थ्योरी में, इससे एक ही सवाल हमसे पूछा जाता है, या इससे रिगार्डिंग तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन इससे एक मिलता जुलता सवाल हमारे वहाँ पूछा गया है। वाइटल फोर्स थ्योरी में हमसे ये कहा गया कि सर अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो आप उसको लैब में तो नहीं बना पाओगे,
बनाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, कुछ मिस्टीरियस फोर्सेस होती हैं जिनकी वजह से ये कंपाउंड बन के तैयार हो जाते हैं। तो मतलब इसमें कुछ साइंटिफिक नहीं था, लेकिन ये तब भी काफ़ी कई सेंचुरीज तक ये थ्योरी चलती रही। फिर फ्रेडरिक वॉलर से गलती हो गई, उन्होंने क्या करा कि सर अमोनियम साइनेट को गलती से हीट कर दिया लैब में। क्या मैंने बोला? अमोनियम साइनेट, साइनाइड नहीं बोल रहा हूँ, साइनेट बोला है मैंने, CNO आप देख लीजिए। तो इन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनेट को गलती से हीट कर दिया फ्रेडरिक वॉलर ने, और हुआ ये कि रीअरेंज हो गया ये यूरिया में, मैं अमोनिया बोले दे रहा हूँ, ये यूरिया में रीअरेंज हो गया। और इन्होंने कहा देखिए वाइटल फोर्स थ्योरी तो आप भूल जाइए, क्योंकि मैंने लैब में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करके दिखा दिया है। फिर उसके बाद कोल्बे ने एसिटिक एसिड और कई सारे एसिड्स और भी कई सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने लैब में सिंथेसाइज कर दिया और इसकी कहानी को दूर कर दिया। अब इससे एक सवाल है, साइनेट फंक्शनल ग्रुप आप यहाँ से सीख के जाइए कि सर CNO होता है, ठीक। अब एक सवाल हमसे और पूछा जाता है कि एक भोपाल गैस ट्रेजेडी में गैस लीक हो गई थी, उसका नाम बताइए। ये सवाल हमसे पूछा गया एक बार तो JEE मेंस में, जो कि बहुत ही शॉकिंग था JEE मेंस के लिए। उसके अलावा ये हमसे एम्स में भी पूछा गया। चलिए ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आती है। नीड में भी ये पूछा गया, लेकिन बायो के सेक्शन में पूछा गया, ठीक। तो आपको तीनों एग्जाम्स में ये सवाल मिल जाएगा कि हमारे भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस लीक हुई थी। द आंसर इज व्हाट? मिथाइल आइसोसाइनेट। ये गैस थी जो हमारी भोपाल गैस ट्रेजेडी में लीक हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। अगर फॉर्मूला आप देखना चाहते हैं, दैट विल बी CH3NCO। तो साइनेट CNO, आइसोसाइनेट NCO। अब ये हमें किसी और नाम से अगर इसका शॉर्टकट नाम बताएं तो कहते हैं M यहां से पकड़ लीजिए, I यहां से देख लीजिए और ये C देख लीजिए, नाम इसका हो जाता है MIC गैस। उसके अलावा इसका एक और नाम है जिसको कहा जाता है मिथाइल कार्बिल अमाइन। तो ये इसके दो नाम है और एक ये छोटी सी शॉर्ट फॉर्म है, और ये इसका फॉर्मूला है। भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो पेस्टिसाइड्स, आई थिंक पेस्टिसाइड्स ही बना रहे थे, उसमें ये गैस लीक हो गई थी, जिसमें बहुत हैवी लॉस हो गया था, काफ़ी ज़्यादा मैनहुड का लॉस हुआ और काफ़ी ज़्यादा लोग उसमें सफ़र कर गए। एक बात तो ये हो गई। उसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो NCO है आइसोसाइनेट, ये हम अपने सिलेबस में कहाँ पे देखते हैं, हमसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो सुन लीजिए, इसको हम लोग पढ़ते हैं कहाँ पे, जब आप HBDR रिएक्शन पढ़ते हैं, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन नहीं है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में सर जब आप मैकेनिज्म पढ़ेंगे, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, हालांकि वहां तक आते आते कम से कम ये डे 1 से हम लोग डे 50 पे आ जाएंगे, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि मैकेनिज्म के जो सेकेंड लास्ट स्टेप होता है उसमें हमारा ये बनता है आइसोसाइनेट, जिसके हाइड्रोलिसिस से हमारा प्रोडक्ट बनता है अमाइन। हॉफमैन ब्रोमामाइड हमारे सिलेबस की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो उसको वहीं पर अमाइंस में डिस्कस करेंगे। तो फिर मिथाइल आइसोसाइनेट की बात हो गई, हॉफमैन ब्रोमामाइड में ये मैकेनिज्म में बनता है, उसके अलावा MIC मिथाइल कार्बिल अमाइन। तो ये तो बात हो गई हमारे पहले सेक्शन की, जिसमें हमने आपको वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में बताया। साइनेट फंक्शनल ग्रुप और आइसोसाइनेट फंक्शनल ग्रुप आपको यहाँ से सीख के जाना है, ठीक। चलिए अब इसको हटाते हैं तो थोड़ा आगे की बात करते हैं। अब आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो भैया। अब आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन को। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के तरीके कई सारे हैं। अब आपको ये कहीं बोरिंग ना लगने लगे, हालांकि आप बोर हो गए नहीं, क्योंकि बीच बीच में मैं कोई ना कोई सवाल आपके सामने रखता रहूंगा। रिप्रेजेंटेशन की बात करी जाए तो सर बड़ा ही सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास मान लो है कुछ ऐसा, ब्यूटेन है मेरे पास। अब आप देख रहे हो मुझे कितना टाइम लग रहा है ब्यूटेन को बनाने में, टंग 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 टंग, ये बन गया ब्यूटेन। ये क्या है हमारा 4 कार्बन का ब्यूटेन है। अब भैया इसको इन्होंने कहा इतना टाइम मत लो, इसको थोड़ा जल्दी बना दो, शॉर्टकट पे बना दो। तो इन्होंने कहा एक फॉर्म इसकी इन्होंने बताई हमें, कंडेंस्ड फॉर्म। क्या बताई? कंडेंस्ड फॉर्म। अब ये मालूम है कंडेंस्ड फॉर्म बहुत से बच्चे बॉन्ड लाइन नोटेशन से कंफ्यूज कर देते हैं। जिस साल ये पूछ लिया जाए कि कंडेंस्ड फॉर्म बनाइए तो आधा बच्चा बॉन्ड लाइन नोटेशन को टिक करके आ जाएगा। तो ये और बॉन्ड लाइन नोटेशन अलग अलग होती है। अब कंडेंस करने के लिए क्या करते हैं, ये कहते हैं सारे बॉन्ड छोड़िए, जो ग्रुप है वो दिखा दिए। ये CH3 है, यहाँ पे CH2 2 बार है, ये पहले आपने लिखा CH3, फिर ये CH2 2 बार है, तो आपने क्या करा CH2 विद इन ए ब्रैकेट और इधर फिर CH3,
ये ट्वाइस आपने कर दिया। ये इसकी कंडेंस्ड फॉर्म है, ये इसकी कंप्लीट फॉर्म है, तो आपको ज़्यादातर ये वाली देखने को मिलती है। फिर उसके बाद एक हमारे पास फॉर्म आती है जिसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन या बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन जो कार्बन के साथ अटैच हैं उनको पहले गायब कर देते हैं और उसके बाद खुद कार्बन को भी गायब कर देते हैं। एवरी कॉर्नर बिकम्स अ कार्बन, हर किनारा बन जाता है कार्बन। तो जैसे कि यहाँ पे 4 हैं, तो देखिए मैंने क्या किया, 1 2 3 4, देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। सिंगल बॉन्ड्स थे, मैंने सिंगल बॉन्ड्स कार्बन कार्बन के बीच दिखा दिए। हाइड्रोजन आपने गायब कर दिए, वो अंडरस्टूड रहता है कि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों छिपे हुए हैं। तो ये हमारा कहलाता है बॉन्ड लाइन नोटेशन। ये हमारा है कंडेंस्ड फॉर्म, ये हमारा कंप्लीट फॉर्म है। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है जो हमारा पेपर भी किया जाता है, तो कह सकते हैं सर ये हमारा 2D रिप्रेजेंटेशन है। इसका ले लो स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं 3D रिप्रेजेंटेशन की। सर 3D में आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो 3D में रिप्रेजेंट करने की बात करी जाए तो कार्बन के बारे में ये बताया गया कि कार्बन हमारा जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। ठीक, अब ये किसने बताया, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, इसको हटा रहा हूं मैं। ठीक, तो आप इसको लिखते रहिएगा, इससे पहले ये सब फ्लश हो जाए आपके माइंड से। नेक्स्ट अब हमारे पास था कि 3D रिप्रेजेंटेशन में हमारा कार्बन टेट्राहेड्रल होता है, यानी कार्बन की जो मतलब अरेंजमेंट है एटम्स का वो लीनियर, या कह सकते हैं कि ऑन अ पेपर आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, अलग अलग एंगल्स ना होके एक ही एंगल पे होते हैं। आपने सब कुछ पढ़ा है 10th में, 109 डिग्री 28 मिनट। ये वाला जो टेट्राहेड्रल का केस था ये किसने समझाया था? ये समझाया था आई थिंक लीबेल ने या लाबेल ने, और इनके साथी थे वैन हॉफ। वैन हॉफ तो बहुत ही जीनियस आदमी थे, ये इतने बढ़िया साइंटिस्ट थे। ये आई थिंक ये केकुले के ही स्टूडेंट थे और इनको मिला था हमारा पहला नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में। तो ये फर्स्ट नोबेल लॉरिएट है हमारे केमिस्ट्री के, वैन हॉफ। कई सारी थ्योरीज हैं, सोल्यूशन में आप इनकी थ्योरी समझते हैं। उसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री में भी कई जगह ये इन्वॉल्व है, इधर भी ये इन्वॉल्व है। इन्होंने और लेबल ने कंसेप्ट दिया था टेट्राहेड्रल होने का। ठीक, फिर उसके बाद टेट्राहेड्रल की बात करिए तो रिप्रेजेंट कैसे करोगे पेपर पे? तो इन्होंने कहा जैसे मान लीजिए आपके पास है CH4 ही कंसिडर कर लो। ठीक, तो इन्होंने कहा देखिए 2 हाइड्रोजन्स को आप सीधा सीधा बॉन्ड बना के दिखा दो, खेल खत्म। ये प्लेन में है, ये क्या है? प्लेन के अंदर है, इसी प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं। अब इन्होंने कहा जो टेट्राहेड्रल वाला जो बाहर और अंदर के वाले हैं उसके लिए वेज और डैश का सिस्टम बनाया। ये ऐसा डार्क करके बनाते हैं और इसको बोलते हैं वेज। क्या बोलते हैं? वेज बोलते हैं। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगाया और एक हाइड्रोजन हमने क्या किया, ऐसे डैश करके लगाया, तो एक ही हाइड्रोजन हमने लगा दिया डैश पे। ठीक, तो ये वेज और ये डैश। अब अगर वेज की बात करी जाए तो वेज को समझने के लिए आप मेरी नाक समझ लीजिए। जैसे मेरी नाक है ये ऐसे, तो ये देख रहे हैं ये आपकी तरफ है, ये टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, ये बाहर की तरफ है। तो ये अगर प्लेन है और ये मेरी नाक बाहर की तरफ आ रही है, तो प्लेन से जो बाहर की तरफ आएगा वो हमारा वेज होगा। यानी अगर वेज पे दिखाया गया नहीं, ये हाइड्रोजन इस प्लेन से ऐसे बाहर की तरफ है। ठीक, जैसे मेरी नाक है ये। और जो डैश पे हमारा होगा, सर ये हमारा कैसा है? डैश के ऊपर है, तो ये बिलो द प्लेन है, इस प्लेन के पीछे है। ठीक, जैसे मेरा हेड है, तो मेरा हेड समझ लीजिए एक तरीके से इस नाक के, हमारी नोज के बिलो द प्लेन आ चुका है। ठीक, तो ये बिलो द प्लेन होगा या अवे फ्रॉम ऑब्जर्व होगा, और ये जो वेज होगा हमारा ये टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर होगा, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अब वेज डैश में आप कभी कंफ्यूज होइएगा तो ऐसे करके अपनी नाक को पकड़ लिएगा, तो आप समझ लीजिएगा आपने वेज और डैश याद कर लिया। डैश पीछे की तरफ है, वेज आगे की तरफ है। तो ये 2D और 3D रिप्रेजेंटेशन हमारा हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, पहले इसको हटाते हैं, अब इसका तो कोई स्क्रीनशॉट और लोगे नहीं तुम लोग। अब बात करेंगे बॉन्डिंग के बारे में। सर इसमें बॉन्डिंग कैसी होती है, कैसे एटम्स एक दूसरे से अरेंज होते हैं? तो बात करी जाए बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में या कार्बन कंपाउंड्स की बॉन्डिंग क्या होती है? देखिए बॉन्ड की अगर बात करें तो हमारे पास 2 ही टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में आपका इनऑर्गेनिक वाला टीचर आपको अच्छे से पढ़ा के भेजता है कि बच्चों एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, और दोनों में से अगर कोई एक अगर ही प्रेजेंट है, आपसे कहा जाए कोई एक प्रेजेंट है, तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। पहले सिग्मा बनेगा तब पाई की बात करिएगा। ठीक, सिग्मा बॉन्ड की बात करी जाए तो सिग्मा बॉन्ड के बारे में ये बताया जाता है कि इसमें एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है। केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से आपको सिखाया जाता है। अब एंड टू एंड समझो कैसे होता है। अब जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, ठीक, ये एक
ऑर्बिटल है, एस है, पी है, डी है, कोई सी मान लो, ठीक, एक ये ऑर्बिटल है। अब ये इसका एंड और ये इसका एंड, ऐसे करके मैंने इसको दोनों को ओवरलैप करा दिया, ठीक। तो ये एंड टू एंड ओवरलैपिंग है, और साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है, पैरेलल ओवरलैपिंग से। जैसे ये है और ये है, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग, ये हमारा क्या है, पाई बॉन्ड है, ठीक। और ये हमारा क्या था, सिग्मा बॉन्ड, एंड टू एंड ओवरलैपिंग। अच्छा अब ये बताओ, ये वाला ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी इसमें कि ये वाले में ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी? वेरी ऑब्वियस है, इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। तो साइड वाइज बॉन्डिंग जो होगी, सॉरी, जो एंड टू एंड बॉन्डिंग होगी, जो एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन के तैयार होगा, सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड हमारा क्या होगा सर, ये पैरेलल ओवरलैपिंग से आएगा। कैसे? पैरेलल ओवर OVER लैपिंग से, ठीक। तो पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है जो कि स्ट्रॉन्ग होता है, और पाई बॉन्ड हमारा जो होता है सर वो वीक होता है। तो ये बात हो गई सिग्मा और पाई की। बॉन्डिंग आपको जब बताएंगे तो अच्छे से इसका पूरा डिस्क्रिप्शन में बताएंगे, क्या होता है, एस कौन सी ऑर्बिटल, पी कैसे होता है, ये सब अभी यहाँ पे नहीं बताएंगे, ठीक। अब बॉन्डिंग की अगर बात करी जाए तो अगर एक सिग्मा बॉन्ड है, या मैं कह सकता हूं कि मेरे पास कहीं पर भी, शॉर्टकट में समझिएगा, एक सिंगल बॉन्ड है तो फिर वहां पर एक सिग्मा प्रेजेंट है। अगर डबल बॉन्ड है सर तो वहां पर एक सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड भी है, ठीक। और अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करी जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, दो पाई बॉन्ड होगा। पाई बॉन्ड का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है, पाई बॉन्ड इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर पाई है तो इसका मतलब सिग्मा तो है ही, ठीक। तो ये बात हो गई हमारे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग से बनेगा। अब इसके सवाल हमसे क्या क्या पूछे गए हैं, तो सवालों पे अगर ध्यान लगाएं तो देखिए, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, मेरे पास अगर ये है CN2 होल ट्वाइस, तो इसके बारे में क्या करें, पी ब्लॉक में भी आपका टीचर आपको ये पढ़ा के भेजता है कि ये क्या होता है, ठीक। अभी तो यहाँ पे इसकी बॉन्डिंग अगर आप देखोगे, CN ऐसे होगा और दूसरा CN ऐसे होगा। अब तो कुछ करना नहीं है, देखिए ट्रिपल बॉन्ड में कितने हैं, एक सिग्मा दो पाई। अब रंग बदल लें इसका, तो यहाँ पर क्या होगा, एक सिग्मा होगा और दो पाई होंगे। उसके बाद ये ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, एक सिग्मा। तो टोटल बॉन्ड्स कितने आ गए, तीन सिग्मा और चार पाई बॉन्ड्स, ठीक। तो आपको ये क्लियर हो गया सिग्मा पाई का कंसेप्ट। ज़्यादा इसमें टाइम आपका नहीं लेंगे। एक सवाल और देखिए, मान लीजिए मैं कहता हूँ मेरे पास है C ट्रिपल बॉन्ड C, एक C, फिर एक और ट्रिपल बॉन्ड CH और इधर CN। अब इसमें आपसे अगर सिग्मा और पाई बॉन्ड्स मैं पूछूं तो आपको कोई ज़्यादा होशियारी इसमें नहीं करनी। रंग कहाँ गया मेरा, रेड ले लेते, चलो ब्लू से करते। ये ट्रिपल बॉन्ड है, क्या होगा, यहाँ पे दो पाई एक सिग्मा, यहाँ पर एक सिग्मा, यहाँ पर दो पाई एक सिग्मा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो फिर एक सिग्मा, यहाँ पर दो पाई एक सिग्मा और यहाँ पर फाइनली एक सिग्मा। जोड़ घटाव कर लिएगा, सिग्मा पाई आपको पता चल जाएंगे। अब हमारे प्री मेडिकल या जेई में कुछ सवाल पूछे गए हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो इसको हटाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, तो फिर मैं आपको बताता हूँ सवाल क्या क्या थे इसमें। देखिए सवाल इसमें कोई ज़्यादा अच्छे नहीं थे, सिग्मा पाई बॉन्डिंग के सिंपल सवाल पूछे गए हैं। केमिकल बॉन्डिंग में हाँ सिग्मा पाई थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसमें इधर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इधर मैं सिर्फ ऑर्गेनिक की बात करूँगा। सबसे आसान सवाल हमसे प्री मेडिकल में पूछा गया कि सर ये हमारा बेंजीन होता है ऐसे, तो इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड्स बताइए। जल्दी में ये सवाल गलत हो जाता है, सवाल बहुत आसान है। ये हमारे प्री मेडिकल का सवाल है। तो देखिए सिग्मा पाई अगर अब बच्चा जल्दी करता है तो कहता है देखिए तीन पाई दिख रहे हैं साफ और 6 सिग्मा दिख रहे हैं। देख लीजिए, आप काउंट कर लीजिए, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है तो 1 2 3 4 5 6 सिग्मा 3 पाई, बस यही गलत हो जाता है। जो चीज़ यहाँ पे कंडेंस स्ट्रक्चर में छुपी हुई है वो इसके किनारे के हाइड्रोजन्स हैं। कहाँ गए हाइड्रोजन्स, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो 6 हाइड्रोजन वाले आप भूल ही गए, तो टोटल कितने हो गए, 12 सिग्मा 3 पाई। तो बेंजीन में हमारे पास 12 सिग्मा और 3 पाई हैं, ठीक। वैसे ही हमसे पूछा एग्जामिनर ने, ज़रा टॉलिन का बताइए। ये भी आपके प्री मेडिकल टेस्ट में पूछा गया कि टॉलिन में कितने सिग्मा और कितने पाई। तो टॉलिन अगर आप देखोगे तो मैं अच्छे से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर है। बाकी जोड़ घटाव आप कर लीजिएगा या मैं पूरा बनाए दे रहा हूँ, जोड़ना आपका काम है। कमेंट सेक्शन में मुझे बता दिएगा कितने सिग्मा और कितने पाई, ठीक। तो एक तो ये हो गया बेंजीन, एक हमारे पास है टॉलिन, ये भी हमारा प्री मेडिकल में पूछा गया।
अब जेई में हमसे एक इंटरेस्टिंग टाइप का सवाल पूछा गया, हमसे दो सवाल पूछे गए। जेई में हमसे कहा कि आपके पास एलाइल साइनाइड है, फिर से सुनिए, एलाइल साइनाइड, आप इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड्स बताइए। अब एलाइल साइनाइड में आपको कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि हमें साइनाइड से तो आइडिया मिल गया सीएन है, एलाइल का मतलब क्या है। देखिए एलाइल वर्ड अगर कहीं पर भी आ जाए तो इसका मकसद होता है CH2 CH CH2, इतने ग्रुप को भाई हम लोग क्या कहते हैं, एलाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, एलाइल, CH2 CH CH2, और यहां पे साइनाइड जोड़ दिया हमने तो CN ऐसे, ठीक। तो अब आपको इसमें सिग्मा पाई बताना, कोई कलाकारी नहीं करनी है, ये आपका जेई में पूछा गया। स्ट्रक्चर ना देके कॉमन नेम दे दिया एलाइल साइनाइड, जिससे हमें क्या सीखना था, सर एलाइल ग्रुप हमारा CH2 CH CH2 है। फिर उसके बाद इसमें कुछ करना तो भाई है नहीं, अगर आप जोड़ घटाव करोगे तो कर ही दे रहे, हम ही करें मतलब, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्मा दिख रहे हैं हमको, और 2 और एक 3, 3 पाई दिख रहे हैं। आप अपना जोड़ घटा लीजिएगा, हो सकता हो गलत हो गया हो, नहीं गलत कैसे हो जाएगा, फिर से देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्मा और 3 पाई ही आएंगे। तो एलाइल साइनाइड हमसे JEE में पूछा गया कि बताइए एलाइल साइनाइड में कितने सिग्मा बॉन्ड्स, कितने पाई बॉन्ड्स। बड़ा ही सिंपल है, सिंगल सिग्मा, डबल सिग्मा पाई, ट्रिपल, 1 सिग्मा 2 पाई। फिर हमसे जेई में एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा गया, और हाल ही में नीट में उसको रिपीट करा गया 4-5 साल पहले। सवाल क्या था, तो अब फिर से इसको हटाएंगे, फिर आपको बताएंगे। तो इसको हटाते हैं थोड़ा सा। आई होप आपने टॉलिंग कर लिया होगा, नहीं किया है तो मतलब बहुत गलत बात है यार ये। अब हमसे कहा कि जेई वालों ने काफ़ी पहले कहा, और फिर उसको नीट वालों ने रिपीट किया कि आपके पास एसीटोन है, इसकी जो इनॉल फॉर्म बनेगी, उस इनॉल फॉर्म में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने पाई बॉन्ड हैं। ये अच्छा सवाल था। तो इनॉल फॉर्म बनाने के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको आना चाहिए आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म का केस समझते हैं। जैसे एसीटोन है हमारे पास, टॉटोमेरिज्म यहाँ पे होता है, टू बी स्पेसिफिक, CH3CO CH3, ये हमारा क्या है, एसीटोन है। अब आइसोमेरिज्म जो टॉटोमेरिज्म होता है, जो इनॉल फॉर्म बनती है, बस 2-3 वीडियो रुक जाइए, जैसे ही यहाँ वीडियो 4 या वीडियो 5 पे हम आएंगे तो आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे आपको अच्छे से बताएंगे। अभी के लिए आप ये सीख लीजिए कि इसमें होता ये है कि एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास माइग्रेट करता है, ठीक, और डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन के पास आ जाता है। तो जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देगा, उस कार्बन को डबल बॉन्ड मिल जाएगा। देखिए रिजल्टिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ बचा CH2 ऐसे, CH3 था, CH2 बचा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया C, और यहाँ पे CH3 था ही, और O किस में कन्वर्ट हो गया, OH में। ये बन गई इनॉल फॉर्म। कौन सी वाली, इनॉल फॉर्म। देखिए डबल बॉन्ड है इन, और OH का मतलब है ऑल, तो इन ऑल फॉर्म, ठीक। अब इसमें सिग्मा पाई का कैलकुलेशन करते हैं। देखिए ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, H से अगर जोड़ोगे तो ये भी सिग्मा, ये सिग्मा, और यहाँ 3 H3 हैं, अगेन 1 2 3, तो यहाँ पे भी 3 सिग्मा, ठीक। तो ये तो हमने सिग्मा देख लिए। पाई की बात करी जाए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड तो एक ही है, तो फिर 1 पाई, तो टोटल हमारा आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्मा 1 पाई। तो आपने ये कर लिया, फिर से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्मा 1 पाई। तो ये हमारा था जेई और नीट का रिपीटेड क्वेश्चन था। नीट में जेई से ही उन्होंने कॉपी पेस्ट कर लिया था कि सिग्मा पाई बॉन्ड कितने होंगे एसीटोन की इनॉल फॉर्म में। तो ऐसे अगर आपसे कभी भी इनॉल बनाने को कह रहा है तो क्या करने वाले हो आप, हाइड्रोजन को माइग्रेट करा दो ऑक्सीजन के पास पड़ोस वाले कार्बन से, और डबल बॉन्ड को उसकी जगह पे माइग्रेट करा दो, आपका काम हो जाएगा। तो फिर आपको इनॉल फॉर्म मिल जाएगी, इन और ऑल, तो इनॉल हो गया, ठीक। आगे देखते हैं कुछ और सवालों को, या अब आपका होमवर्क आने जा रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ। 1-2 क्वेश्चन खुद से भी करना, मतलब यार सपोज करो मैं, आप मेरा फेवरेट जो क्वेश्चन रहता है नहीं ऑर्गेनिक में, वो रहता है स्वास्तिक वाला। इसमें स्वास्तिक में आप कम से कम 1000 टाइप के सवाल पूछ सकते हो, ठीक। शुरुआती तौर पे इसका IUPAC नेम पूछा जाता है, उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो स्वास्तिक है, इसमें अगर आपसे कहा जाए सिग्मा और पाई बॉन्ड्स देखिए तो करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक। एक और हमारे पास केस हो सकता है CN4C2। इसमें मैं आपको बताता हूं, देखिए इसमें कैसे बॉन्डिंग होनी है, पहले तो ये समझते हैं। CN4C2 2 कार्बन है, ठीक, और 4 साइनाइड है, दोनों को 2-2 साइनाइड मैंने ईमानदारी से बांट दिए हैं,
2 इसको दिए और 2 इधर लिख रहे हैं ताकि अच्छे से आपको दिख जाए। ये आपके 2 साइनाइड यहाँ हो गए, ये इससे 2 जोड़े और ये वाले 2 इससे जोड़े। अब आपस में कार्बन बेचारे 2 बॉन्ड बना लेंगे, टेट्रावैलेंट होता है, वैलेंसी 4 कर देंगे। अब सिग्मा पाई जोड़ना है, कुछ कलाकारी तो है नहीं, देख लेते हैं, तब भी यहाँ पे रंग बदलते हैं। सिग्मा 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 सिग्मा, तो टोटल सिग्मा कितने होगा 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9, 9 सिग्मा। पाई की बात करी जाए 2 2 4, ये 8 और एक ये 9, 9 पाई। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 9 ही सिग्मा बॉन्ड्स हैं और 9 ही पाई बॉन्ड्स हैं। फिर से देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्मा और पाई 4 4 8 और एक ये 9 सिग्मा 9 पाई। तो आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से कंपाउंड में इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड्स होंगे, तो मे बी आपका ऑप्शन ये हो सकता है C2CN4। ठीक, चलिए आगे अगर बात करी जाए तो कई सारे क्वेश्चन हैं। एक छोटी सी चीज समझ लीजिए, एक टर्म हमारे पास यूज होता है विनाइल, जैसे मैंने कहा विनाइल अल्कोहल, तो विनाइल का मतलब होता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ये हमारा क्या है विनाइल ग्रुप है। अल्कोहल है तो आप वो जोड़ दो, तो ये हो गया हमारा विनाइल अल्कोहल। तो एलाइल और विनाइल याद रखिएगा, विनाइल में 2 कार्बन है और एलाइल में 3 कार्बन है। ठीक, इसमें भी अनसैचुरेशन है डबल बॉन्ड का, उधर भी अनसैचुरेशन था डबल बॉन्ड का। ठीक, तो विनाइल और एलाइल ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई जगह आपको देखने को मिलेंगे, कहीं पे विनाइल अल्कोहल है, कहीं पे विनाइल ईथर है, हो सकता हो एलाइल अल्कोहल है, एलाइल साइनाइड अभी आपको मैंने पीछे दिखाया जेई में। ठीक, तो यहाँ तक की बात हो गई हमारे पास कि बॉन्डिंग कैसे आप करोगे सिग्मा और पाई बॉन्ड्स में। इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं कि सर कभी कभी हमें बॉन्डिंग करने में दिक्कत आ जाती है। ठीक, अभी मैं समझाता हूँ, पहले इसको हटाते हैं पूरा, तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा, फिर मैं आपको कहानी सुनाता हूँ दूसरी। अब यहाँ से कहानी में आता है ट्विस्ट, क्योंकि अब यहाँ से देखिए कॉम्पिटिटिव अप्रोच आपकी स्टार्ट हो रही है, या कह सकते हैं आपके दिमाग में मतलब अब कई सारे थॉट्स और कई सारे आइडियाज ब्लास्ट होने वाले हैं। सपोज करिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे पास C4H10 है। ठीक, या इसको थोड़ा कठिन करते हैं, मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास C6H12 है। क्या है? C6H12। ठीक, तो C6H12 में अगर आपसे पूछा जाए जरा इसका स्ट्रक्चर बताइए, और स्ट्रक्चर के बाद आपसे कहें इसमें कोई रिएक्शन करके दिखाइए, तो जब बच्चा इसका स्ट्रक्चर निकालने की कोशिश करता है, क्या निकालने जा रहे हो आप भाई साहब? स्ट्रक्चर। ठीक, तो जब भी हम इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे तो कई सारी प्रोबेबिलिटीज दौड़ने लगती हैं। आप सोचोगे हो सकता है इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, उसमें आप ऐसे 5 कार्बन जोड़ के 6ठा कार्बन बाहर कर दो, या ऐसे भी कर सकते हो कि सर यहाँ पे हमारे पास ये 6 कार्बन का ऐसे बना दें। ठीक, कुछ सोच रहे होंगे ऐसा करो यार इसमें 6 कार्बन ऐसे दिखा दो, 1 2 3 4 5 6। ठीक, कोई सोच रहा होगा यार ऐसा करते हैं 6 कार्बन लेते हैं, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, मे भी हो सकता हो ऐसे कुछ हो और यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड्स हो। एक प्रोबेबिलिटी आती है कि सर 6 कार्बन आपने ऐसे बनाए, 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा हो गए सॉरी, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर एक डबल और डबल बॉन्ड्स हों। ठीक, तो ट्रिपल बॉन्ड की भी प्रोबेबिलिटी आती है, ये भी देख लो ऐसे डबल डबल डबल, 1 2 3 4 5 6, एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। तो बच्चे सोचे स्ट्रक्चर में कई सारे सवाल पूछे, मतलब कई सारी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, साइक्लिक होगा, डबल बॉन्डेड होगा, सिंगल बॉन्डेड होगा, सैचुरेटेड होगा, भाई हो सकता है सिंगल बॉन्डेड हो। तो इन सारी प्रोबेबिलिटीज में टाइम वेस्ट हो जाता है, और एग्जाम में इतना टाइम वाइम नहीं होता है हमारे पास कि जो है हम सारी प्रोबेबिलिटीज को सोचें। हो सकता होगा कि इसके ये कंपाउंड इसका हमने क्लोरीनेशन करा दिया, मोनोक्लोरीनेशन, आप बताइए कितने प्रोडक्ट बनेंगे? आप स्ट्रक्चर ही बनाने में इतनी देर लगा दोगे तो मोनोक्लोरीनेशन कब करोगे? और अगर मोनोक्लोरीनेशन करके आंसर निकाल भी दिया तो आगे जो दूसरा क्वेश्चन है वो छूट जाएगा। सही बात है कि नहीं? तो प्रोबेबिलिटीज को कम कैसे करें, कैसे हम आइडिया लगाएं कि हमारा क्या प्रोडक्ट हो सकता है या क्या बनने वाला है। तो इसके लिए हमारे पास एक कंसेप्ट लगाते हैं कि सर हमारे पास एक कंसेप्ट है, इसको हटा रहे थोड़ा सा, तो इसके लिए हमारे पास जो कंसेप्ट है दैट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अगर आपको ये आता है तो इससे आप ये आइडिया लगा लोगे कि रिंग है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कि सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, इतना ही आपको आइडिया दे देगा। ठीक, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसका एक और नाम होता है अनसैचुरेशन नंबर, अनसैचुरेशन नंबर।
उसके अलावा इसका एक और नाम होता है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। ये कंसेप्ट हमारा आइसोमेरिज्म में बहुत काम आता है, तो यहां पे इसको शॉर्ट में DU कहा जाता है और यहां पर इसको खाली U कहा जाता है। ठीक, तो इसका हमारे पास कैसे कैलकुलेशन होता है, तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है DU का, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का, कि सर आप कार्बन ले लीजिए, इसमें +1 कर लीजिए जितने भी कार्बन हैं, उसके बाद हाइड्रोजन, और अगर हैलोजन है तो उसको ऐड कर दीजिए, नाइट्रोजन है तो माइनस कर दीजिए, और उसका जो है आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये जो आप कैलकुलेशंस करके, यहाँ माइनस होगा सॉरी, C+1 और ये माइनस, तो उसके बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपकी DU होगी। वो वैल्यू हमारी क्या होगी बच्चों, DU होगी, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगी। अब इस वैल्यू से हमें क्या क्या पता चलने वाला है, अगर DU की वैल्यू 0 है, क्या है 0 आ रही है, तो इसका मतलब हमारा जो कंपाउंड है वो सैचुरेटेड है। जनरली क्या होगा, हमारा सैचुरेटेड होगा, उसमें हमारे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जनरली नहीं होंगे, वो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड होगा। ठीक, अगर DU की वैल्यू 1 आ गई, 1 का मतलब है रिंग वाला स्ट्रक्चर हो सकता है, आप उसकी रिंग बिना टेंशन के बना दो। ठीक, उसके बाद अगर DU की वैल्यू 1 आ गई, तो 1 का मतलब है कि उसमें एक पाई बॉन्ड होगा, यानी कि हम कह सकते हैं एक डबल बॉन्ड वहां पर होगा। तो 1 के लिए रिंग भी हो सकती है, 1 के लिए डबल बॉन्ड भी हो सकता है, सही बात। फिर उसके बाद अगर DU की वैल्यू 2 आ जाती है, तो यानी वहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। या आप कह सकते हो कि DU की वैल्यू सर 2 है, तो 2 से हमें क्या पता चला, एक रिंग और एक डबल बॉन्ड, क्या है 1 रिंग प्लस 1 डबल बॉन्ड, DB लिखे देने शॉर्ट में। तो DU की वैल्यू से हमें ये आइडिया लगता है। ठीक, तो अब DU के कुछ सवाल हम लोग करने की कोशिश करेंगे और आपको समझाएंगे कि इन सवालों से सवाल बनते कैसे हैं। DU की वैल्यूज आपको ये तो अच्छे से लिखना पड़ेगा कि 0, 1, 2 में क्या होने वाला है। ठीक, अब इसको हटाएं हम, तो फिर आपको कुछ बताएं। जरा सा हम ये भी चेक कर लें कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि रुक रुक आ गई। बढ़िया चल रही रिकॉर्डिंग। ठीक, चलिए अब इसको क्लीन अप करते हैं। तो आपको DU का थोड़ा और बताते, मतलब इसको हटाते हैं, थोड़ा सा खाली नाम हटाएंगे। चलिए अब बात आती है कि चलिए इसके सवाल करके दिखाते हैं। तो पहला सवाल हम लोग शुरू करते हैं। मान लीजिए मेरे पास C4H10 है, क्या है C4H10 है, या मैं कहता हूं C4H8 कर लेते हैं। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं, या मैं आपसे सिंपल भाषा में कहूं, मुझे ये बताओ ये सैचुरेटेड है कि ये अनसैचुरेटेड बनेगा। सीधा सीधा सवाल है कि सर ये सैचुरेटेड कंपाउंड है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो अब आपको ये सोचना है और ये बताना है। ठीक, तो देखते हैं, पहले तो हम इसका DU कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कार्बन +1, 4 कार्बन है, तो +1 करेंगे 5 हो जाएगा, माइनस हाइड्रोजन ही है खाली हमारे पास, हैलोजन और नाइट्रोजन तो है नहीं, तो हाइड्रोजन बाई 2। ठीक, तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, बाई 2 करेंगे 4 हो जाएगा, तो 5 - 4। ठीक, और अब क्या आ गया हमारे पास 1। ठीक, क्लियर है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन बाई 2 था, 8/2 किया 4 आ गया, तो 5 - 4/1, DU 1 आ गया। 1 का मतलब क्या है, आप इसका रिंग वाला बना सकते हो, उसके अलावा आप क्या बना सकते हो, एक पाई बॉन्ड वाला बना सकते हो। ट्राई करते हैं, रिंग वाला है, 4 की रिंग क्या बनेगी भैया, देखो ऐसे सीधी सीधी 4 की रिंग बन गई, 1 2 3 4, हर किनारे पे 2 हाइड्रोजन रहेंगे, सब सेटिस्फाई हो गया। देखो तो ऐसे आप इसको अप्रोच करोगे। ठीक, अब डबल बॉन्ड वाला है कि अगर DU 1 है तो एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है, तो एक लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं डबल बॉन्ड वाला। देखिए 1 2 3 4, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे खींचा। ठीक, यहाँ पे क्या है CH3, यहाँ पे क्या था CH2, और यहाँ पे क्या है CH, और यहाँ पे अगेन CH2, 2 3 4 5 6 7 8, देखिए बन गया। ठीक, अब इसका आप चाहो तो एक और फॉर्म बना सकते हो, इस डबल बॉन्ड के यहाँ बीच में ले आओ, तो अलग अलग फॉर्म्स बनती रहेंगी। तो आपको एक आइडिया मिल गया ना कि भाई ये सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है कि ये साइक्लिक है। अब आपसे ये भी पूछना कि साइक्लिक हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो सर ये सैचुरेटेड तो नहीं हो सकता क्योंकि इसका DU 1 आ गया है। 1 का मतलब है या तो रिंग बनाओ, ठीक, या तो फिर आपका सिंगल बॉन्ड बना दो। तो इसमें कंप्लीट सैचुरेशन की बात तो नहीं हो सकती है, या चेन वाला सैचुरेशन नहीं होगा। हाँ, क्लोज रिंग के हिसाब से सैचुरेटेड हो सकता है। अनसैचुरेटेड ये बढ़िया हो सकता है, साइक्लिक भी हो सकता है। ठीक,
तो एक सवाल तुमसे ये पूछा गया C4H8 के बारे में बताइए, इसके सैचुरेशन, अनसैचुरेशन और साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक, अब इसको हटाते हैं तो दूसरा बताते हैं। तो इसको हटाएं, अब क्या क्या हटाएं क्या बचाएं ये समझ नहीं आता कभी कभी मेरे। तो आगे इसको, अब अगर बात करी जाए कि मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास C4H10O है, मेरा सवाल ये है कि क्या इसके सैचुरेटेड कंपाउंड बनेंगे कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेंगे। ठीक, सैचुरेटेड कंपाउंड बनाओगे कि इसके अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाओगे, तो फिर सोचना समझना इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा हमारा कि आप क्या करो, पहले DU निकालो। तो DU के लिए फॉर्मूला क्या है, 4 + 1 कार्बन और हाइड्रोजन की, सॉरी यहाँ माइनस लगेगा, ये वाला माइनस यहाँ पे। हाइड्रोजन कितने 10 हैं, डिवाइड होगा 2 से, आ जाएगा 5। DU आ गया सर 0। 0 का मतलब क्या है, हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड बनेंगे सारे के सारे, तो फिर इसके कंपाउंड्स सैचुरेटेड होंगे, सिंगल बॉन्डेड होंगे। ठीक, तो DU 0 सैचुरेटेड, सब सिंगल बॉन्ड्स होंगे, डबल ट्रिपल बॉन्ड की प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड इस स्ट्रक्चर के नहीं बन सकते। तो फिर अगर आपने अनसैचुरेटेड को रूल आउट कर दिया है तो जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्शंस होती हैं उनको भी भूल जाइए। ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स की रिएक्शन नहीं देगा, ये वाली रिएक्शंस देगा जिसमें सिंगल बॉन्ड का मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं। मान लेते हैं मेरे पास C4H6 है, इसके क्या क्या स्ट्रक्चर्स आप बनाने की कोशिश करोगे। तो अगेन DU लगाएंगे। DU का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, कार्बन +1 5 माइनस हाइड्रोजन बाई 2 6 बाई 2 3 और DU आ गया 2। क्या आया, DU 2 आ गया है। 2 के लिए हमारे पास क्या है कि सर इसमें या तो ट्रिपल बॉन्ड का कोई कंपाउंड बना दो या एक रिंग और एक डबल बॉन्ड का कंपाउंड बना दो। ठीक, तो इसके लिए तीनों प्रोबेबिलिटी करके देखते हैं। ट्रिपल बॉन्ड का कंपाउंड 4 कार्बन का क्या बनेगा, देखो ऐसे करके बनाओ 4, 1 2 3 4, ये ट्रिपल बॉन्ड खींच दो। ठीक, तो ये कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन और ये तो है ही है, 3 यहाँ पे लग गए, 2 यहाँ लग गए, 5 और एक ये लग गया 6, ये हाइड्रोजन। ठीक, ये ट्रिपल बॉन्डेड बन गया। अब अगर रिंग वाला बनाने की बात आई तो एक रिंग होगी और एक डबल बॉन्ड होगा। तो फिर क्या होगा, ऐसे रिंग बनाई हमने 4 की और ये डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक, तो अब आप देख लो 2 2 4 5 1 6, एकदम सही है। तो DU से आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ पे अनसैचुरेशन करना है, कहाँ डबल बॉन्ड लगाना है, कहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। ठीक बात। अब चलिए एक और सवाल देखते हैं। चलिए बेंजीन का बताइए आप लोग हमें, बेंजीन का DU कैलकुलेट करके दिखाओ भाई लोग। ज़्यादा कलाकारी आपको करनी नहीं है, ये आपका बेंजीन होता है C6H6। तो अगर आप DU कैलकुलेट करोगे C + 1 7 और 7 बाई 2 3, DU आ जाएगा 4। ठीक, 4 का मकसद क्या है भैया, 4 का मकसद ये है कि जो 2 का मकसद है उसी को स्विच कर लेते हैं। 2 में हमने क्या सोचा था, एक रिंग और एक डबल बॉन्ड। क्या सोचा, एक रिंग और एक डबल बॉन्ड। 2 से हमें क्या पता चला, एक रिंग एक डबल बॉन्ड। ठीक, तो रिंग में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 डबल बॉन्ड होते हैं, 4 आ रहा है तो टोटल 3 डबल बॉन्ड हो गए और एक रिंग हो गई। तो कहीं ना कहीं आपको एक लॉजिकल आइडिया लग रहा होगा कि बेंजीन का क्या होने वाला था। ठीक, 4 का मतलब क्या है, एक रिंग हो गई और ये 3 डबल बॉन्ड हो गए, क्योंकि 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, रिंग को रिप्रेजेंट करता है और 1 ही हमारा रिप्रेजेंट करता है डबल बॉन्ड को। तो फिर क्या हो गया, 3 डबल बॉन्ड थे, DU 3 हो गया, एक रिंग थी +1 करा 4 आ गया। ठीक, तो ये बेंजीन की बात हो गई। ऐसे ही बेंजीन का अगर एक पड़ोसी है यार, इथाइल बेंजीन, इसका DU आप कैलकुलेट करना, मैं आंसर बता दे रहा हूँ 4 है, लेकिन कोई कामचोरी मत करना, करके देखना कि कैसे आया 4। ठीक, उसके अलावा एक और आपके पास कंपाउंड हो सकता है, आप टॉलिन का भी करके देखना, ये होता है टॉलिन हमारा CH3। ठीक, इसका आंसर भी अगेन 4 ही आएगा। क्या आएगा आंसर, 4 ही आएगा। तो भी आप इसको एक बार ट्राई करना और देखना कि सर ये DU इसका 4 है कि नहीं है। ठीक, अब एक आखिरी सवाल आपको और बताए दे रहे हैं कि इसमें क्या क्या किया जा सकता है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास कुछ ऐसा है, देखो यार ये ऐसे ऐसे और एक डबल बॉन्ड है, DU कैलकुलेट करो उसका। तो जोड़ घटाओ मैं भी चालू करता हूँ, आप भी चालू करो, 6 1 7 और इसका DU 4 ही आएगा, करके देख लेना। ठीक, अब एक सवाल आखिरी देख लो इसका, C5H10 जैसे तुम्हारे पास भाई लोग, इसके बारे में आपसे 4 सवाल कर रहा हूँ। ठीक, C5H10 के बारे में 4 सवाल कर रहा हूँ कि क्या इससे ट्रिपल बॉन्ड का कोई कंपाउंड बनेगा,
क्या इससे डबल बॉन्ड का कोई कंपाउंड बनेगा? क्या इससे सैचुरेटेड कंपाउंड्स बनेंगे कि इससे साइक्लिक कंपाउंड बनेंगे? करिए मल्टीपल करेक्ट सही वाला, मोर देन वन करेक्ट भी हो सकता है। तो C5H10 का DU अगर आप कैलकुलेट करोगे तो फिर क्या मिलने वाला है आपको? 5 + 1 6 माइनस 10 का 10/2 दैट विल बी 5, DU आ जाएगा 1। 1 का मतलब क्या है? आप यहाँ पे रिंग बना सकते हो और एक डबल बॉन्डेड बना सकते हो, सही बात। तो डबल बॉन्डेड पे आप टिक लगा दो, ये पॉसिबल है। एक रिंग वाला पॉसिबल है, ठीक, साइक्लिक पॉसिबल है। सैचुरेटेड लीनियर वाला पॉसिबल नहीं है, सैचुरेटेड रिंग वाला पॉसिबल है, ठीक। उसके अलावा ट्रिपल बॉन्ड तो पॉसिबल नहीं है, इसमें हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर रिंग के कंसिडर करोगे तो सैचुरेटेड है, ठीक है, रिंग के साथ। लेकिन अगर नॉन रिंग वाला है, चेन वाला सोच रहे हो तो नहीं बनेगा सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक। तो ये DU की बात हो गई। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप देखो हाइब्रिडाइजेशन इसकी बतानी, कार्बन की कैसे निकालेंगे, उसकी ज़बरदस्त ट्रिक बताएंगे। उसके अलावा आपको इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस के बारे में बताएंगे। टिल देन आप इसको अच्छे से लिख लो, समझ लो, सारे केसेस को अच्छे से देख लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।